हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देखा, हम जिसमें बायोजियो केमिकल साइकिल कंटिन्यू कर रहे थे और हमने डिफरेंट बायोजियो केमिकल साइकिल देखी, जिसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, देन द नाइट्रोजन साइकिल, और लास्ट वीडियो में हमने कार्बन साइकिल को कंप्लीट किया था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी नेक्स्ट बायोजियो केमिकल साइकिल, विच इज़ द ऑक्सीजन साइकिल। देखिए, ऑक्सीजन साइकिल जो है वो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वी आर ऑल वेरी वेल नोन कि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, है ना। हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन होता है और वापस से फिर किस तरह से ये एनवायरनमेंट में अपने परसेंटेज को बनाए रखती है, वो सब जो है हम इस ऑक्सीजन साइकिल में कवर करेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं या कंपाउंड्स हैं जिनका कंस्टिट्यूएंट जो है वो ऑक्सीजन है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन इज़ अ वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। वी नो वेरी वेल ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है अर्थ पे, है ना, काफ़ी क्वांटिटी में मिलता है। अब यदि हम देखें तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस फर्स्ट इज़ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% है, और उसके बाद जो बाय द परसेंटेज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन। लगभग 21% जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसी के अलावा ये अलग अलग तरह के कंबाइन फॉर्म में भी अर्थ की क्रस्ट पे और एयर में भी प्रेजेंट होती है ना। एटमॉस्फेयर में भी और अर्थ क्रस्ट में भी ये अलग अलग कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। यदि हम अर्थ क्रस्ट में बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो उनके ऑक्साइड्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम आयरन देखें तो आयरन ऑक्साइड में प्रेजेंट होता है ना। तो इस तरह के अलग अलग एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग, या मेटल्स मेनली उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। इसी की तरह कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, और भी जो अदर मिनरल्स फॉर्म है उन सब में क्या कंबाइन है, ऑक्सीजन है। मतलब सब में जो मेनली है वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी है। क्यों है, क्योंकि डिफरेंट तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन रहता है, तो ये बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट भी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लिक एसिड में भी, फैट्स में भी, मतलब कि मोस्ट ऑफ दी जितने भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सब में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बट जब हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ जो बात करते हैं वो मैंने आपको शुरू में ही बोला, ऑक्सीजन लेवल के बारे में बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल क्या है और वो किस तरह से मेंटेन है ना। तो हम जो मेनली बात करेंगे वो ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में लेवल के बारे में बात करेंगे। तो वी नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से एटमॉस्फेयर से यूटिलाइज की जाती है। तो यदि हम देखें तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो 3 तरह से मेनली यूटिलाइज्ड होती है। फर्स्ट इज़ द कंबशन। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी कंबशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट है। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कंबशन हो ही नहीं सकता। दूसरा रेस्पिरेशन, है ना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तरह के रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, या मैं बोलूँ कंपलसरी है। बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके अलावा हम देखें तो जो ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक ही प्रोसेस के थ्रू रिटर्न होती है, और वो प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस है। ओनली प्लांट आर कैपेबल डूइंग दिस प्रोसेस, है ना। प्लांट ही कैपेबल हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, बाकी कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिटर्न ऑफ ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में वो किसके थ्रू होता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अभी अगर हम ऑक्सीजन साइकिल थोड़ा सा देखें
तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू यूटिलाइज्ड हुई, है ना। रेस्पिरेशन के बाद ये जो है ये CO2 और H2O के फॉर्म में बाहर निकलती है बॉडी से रेस्पिरेशन के बाद। अब इसका यूज़ जो है वो किस में हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस के फिर दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे कंपोनेंट जो है या दूसरा एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन। मतलब फोटोसिंथेसिस में दो प्रोडक्ट बने, एक ऑक्सीजन बना दूसरा ग्लूकोज बना, और दोनों का ही यूटिलाइज रेस्पिरेशन में होता है। दोनों ही मिलकर रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होती है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन साइकिल इस तरह से नेचर में चलती रहती है। अब यदि हम ऑक्सीजन के बारे में सोचें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइफ के किसी भी फॉर्म के लिए ऑक्सीजन जो है वो कंपलसरी है। बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम जो है ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर नहीं कर सकते, ठीक है, या हम सरवाइव नहीं कर सकते। अब हम यदि बात करें ओजोन लेयर, तो इट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो मेनली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है वो O2 फॉर्म में रहती है। मतलब ये जो है ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम प्रेजेंट थे, बट अगर ये ट्राई एटॉमिक हो जाए मतलब O3 हो जाए तो ये जो है ये बन जाता है ओजोन। ओजोन की हम नॉर्मली बात करें तो ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में अर्थ के पास तो ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अर्थ सरफेस के पास। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस होता है ना। तो ये यहाँ अगर अर्थ सरफेस के आसपास है तो पॉइजनस है, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से आने वाली जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और लाइफ को डैमेज होने से बचाता है। अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो ओजोन भी प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज कंटिन्यू अर्थ पे आती रहती, क्रोमोसोम में उनके DNA में कोई ना कोई वेरिएशंस होते रहते, और जो लाइफ थी उसमें कोई ना कोई ऐसी लॉन्ग टर्म डिजीज़ जो है मेनली कैंसर और इस तरह की डिजीज़ आती रहती, और मतलब कि लाइफ पॉसिबल नहीं होती। बट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ ओजोन लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन की, जो कि बहुत ही एक बड़ी टॉपिक है। मतलब यहाँ पर हमारे लिए जो टेंशन वाली बात है वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और ये जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ है वो ड्यू टू द CFCS। CFCS जो है एक मेन मेड कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप अच्छे से याद करिएगा, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये जो होता है मेनली जितनी भी कूलिंग एजेंट होते हैं, कूलिंग एजेंट मतलब रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन से, है ना, उनसे ये रिलीज होता है, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। अब इस CFC की एक ये खासियत होती है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ये सालों साल, मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों साल एटमॉस्फेयर में ऐसा ही, कई सौ साल ऐसा ही बना रहता है, और ये जाके ओजोन लेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसमें परमानेंटली होल कर दे रहा है ना। तो इस ओजोन लेयर में जो होल है वो इस CFC के कारण हो रहा है। अब आप सोच सकते हैं यदि ओजोन लेयर में होल हो गया तो क्या होगा। ओजोन लेयर में यदि होल हो गया तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक पा रही थी वो अब नहीं रोक पाएगी, और अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अर्थ पर आने लगेंगी। देखिए 1980 में होल का साइज इतना था, 1985 में इतना है, और 1990 में इतना है। मतलब ये जो होल है वो अंटार्कटिका के ऊपर की सरफेस पे देखा गया, सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है। तो हम सोच सकते हैं ये होल जो है ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, और इस तरह से यदि ये कंटिन्यू होल बढ़ता रहा तो लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो इसके बाद जो है वैसे CFC पे बैन लगा दिया गया है कि CFC का यूज़ जो है वो कूलिंग एजेंट में नहीं होगा, बट फिर भी कुछ कंपनीज जो है इसका यूज़ अनफेयर तरीके से कर रही है। तो हमें ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए और
ओजोन को बचाने के लिए पहली बात CFC का यूज़ ना करें और ऑक्सीजन लेवल को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। आज चैप्टर 14 जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ पाएंगे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।